Hello students and welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. In this video, we are going to deal the third part of chapter gravitation. Also, we will deal give reason type question. All the give reason type questions are dealt in this video. Today we will discuss 10 questions which is give reason type question. So the first question is why object floats or sinks in a liquid, why school bags have wide straps, why a sharp knife cut better than a blunt knife, why the tips of a needle is sharp, why the pressure on the ground is more when a man is walking than when a man is standing, why the depression is much more when a man is standing on the cushion than when he lies down on it. Next question is why tractors have broad tires, why it is easier to walk on soft sand with flat shoes than with heels, why ships float, and at last we will discuss how does a boat float in a water. So the very first question is why object float or sink in a liquid. When an object is put in a liquid, then two forces act on it. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लिक्विड में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. व्हाट आर द कंडीशंस दैट इट विल इधर फ्लोट और सिंक. सो व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड, जब किसी लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन इट. फर्स्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है उस पे एक्ट करेगा. नेक्स्ट, बाइंड फोर्स, दैट इज अपथ्रस्ट और द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट विद by the liquid. Okay, weight of the object acting downward and buoyant force acting upward. Now if buoyant force is greater, यहाँ पे हम लोगों ने greater शो किया है ये ब्रॉड एरो से. ठीक है, buoyant force is greater and weight is smaller. ठीक है, buoyant force अगर ज्यादा होगा और weight कम होगा, then the object will float. Buoyant force is smaller, यहाँ पे नैरो एक लिए हुए हम लोगों ने एरो एकदम पतला सा, बिकॉज वी शो दैट बाइंड फोर्स इज स्मॉलर. इफ बाइंड फोर्स इज स्मॉलर एंड वेट इज ग्रेटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक. ठीक है, बाइंड फोर्स अगर ज्यादा है और वेट कम है तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगी, और अगर वेट ज्यादा है ऑब्जेक्ट की और बाइंड फोर्स कम है, देन इट विल सिंक, वो डूब जाएगी. One more factor which affects the flotation of the object is object density and liquid density. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डेंसिटी भी देखना है कि किस तरह से डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट और लिक्विड दोनों की डेंसिटी जो है अफेक्ट करती है फ्लोटेशन को. इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज लेस देन इक्वल टू लिक्विड डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होगी लिक्विड की डेंसिटी से या फिर इक्वल होगी लिक्विड की डेंसिटी में, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन देखा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से वो कम है, यहाँ पे है जो इक्वल है. ठीक है, तो इस केस में जो है ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगी. नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इन अ लिक्विड ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड डेंसिटी. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड के डेंसिटी से बड़ी होगी या फिर ज्यादा होगी उसकी मैग्नीट्यूड, तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगी. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो डूब गई बिकॉज ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड डेंसिटी. ठीक है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट completely sinking. यहाँ पे completely sink नहीं कर रहा है, it is in equilibrium position because object density is equal to liquid density. और इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा object density is less than liquid density. इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो है वो
फ्लोट कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। ठीक है, स्कूल बैग का जो स्ट्रैप्स होता है, वाई इट इज मेड सो वाइड, इस तरह से इसे वाइड क्यों बनाया जाता है? द स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रैप्स मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ सो दैट इट्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड शोल्डर इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरह से इसके जो एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं, एंड वी नो दैट pressure is equal to force per unit area. That means pressure is inversely proportional to area, and we know that area is inversely proportional to pressure, so it decreases the pressure on the shoulder of child. ठीक है, on the shoulder on the child and make it comfortable to carry the heavy load. ठीक है, जब हम लोग इसके एरिया को इंक्रीज करते हैं एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उस केस में क्या होगा कि उस बच्चे की जो शोल्डर है उस पे जो है कम प्रेशर अप्लाई होगा, कम प्रेशर लगेगा और वो बहुत कंफर्टेबली हैवी बैग को कैरी कर सकता है। Why a sharp knife cut better than a blunt knife? थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो शार्प नाइफ होता है उससे हम लोग इजीली क्यों कट कर पाते हैं किसी भी चीज को। यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन देखा है, अगर हम लोग डल नाइफ लेंगे वी विल बी अनेबल टू कट द tomato or whatever we want to cut, but in the case of sharp knife we can cut it very easily. ऐसा क्यों होता है? Because in the case of sharp knife the edges are very thin. ठीक है, sharp knife have very thin edge to its blade, due to which the force of our hand falls over very small area. ठीक है, बहुत कम एरिया में हम लोग अपने हैंड से जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा होगा। छोटे एरिया में हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है तो वो फोर्स जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा और वो प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा प्रेशर, और हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज को कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। ठीक है, बट जब वो नाइफ जो होता है डल होता है या ब्लंट होता है, उसमें जो उसकी एरिया होती है वो बहुत थोड़ी सी बढ़ जाती है इन द कंपैरिजन टू शार्प नाइफ। ठीक है, और जब एरिया बढ़ेगा, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, हेंस वी विल बी अनेबल टू कट द थिंग्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल विद द हेल्प ऑफ ब्लंट नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। ठीक है, ये जो हम लोग निडल देखते हैं या फिर जो हम लोग स्टिचिंग के लिए जो निडल यूज करते हैं, वी जनरली फाइंड इट इन आवर हाउस, तो इसकी जो टिप होती है वो इतनी शार्प क्यों बनाई जाती है? वही इसका जो हमारा है प्रेशर इज इक्वल टू, सेम आंसर इज हियर, एफ वाई ए। ठीक है, तो जब हमारी एरिया डिक्रीज करेगी, यहाँ पे हम लोग अगेन देख रहे हैं कि एरिया जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी इन स्मॉलर एरिया, और हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो कम एरिया में ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एंड हेंस इट विल प्रोड्यूस लार्ज प्रेशर, और वो क्लॉथ के अंदर जो हम लोग उसको पर्चिंग कर सकते हैं और आसानी से उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। Question number 5 is why the pressure on the ground is more when a man is walking than when he is standing. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन, कोई मैन जो है वो चल रहा है, उस कंडीशन में जो है वो ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है इन कंपैरिजन ही इज स्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका क्या है हम लोग देखते हैं आंसर। When a man is walking, then one time only one of his foot is on the ground. जब कोई इंसान जो है वो चल रहा होता है तो एक बार में वो एक फुट से ही अपने पूरे वेट को ग्राउंड पे अप्लाई हो करता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ मैन falls on the smaller area of the ground and produces more pressure on the ground. ठीक है, और जब एक पैर से अगर वो इंसान अर्थ पे या ग्राउंड पे जो है प्रेशर अप्लाई करेगा, मीन्स उसकी पूरी बॉडी वेट जो है वो स्मॉल एरिया में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द मैन इज स्टैंडिंग, देन बोथ हिज फीट आर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन द मैन इज स्टैंडिंग देन बोथ हिज फीट इज ऑन द ग्राउंड, ड्यू टू दिस द फोर्स ऑफ द वेट ऑफ मैन बॉडी फॉल्स इन लार्ज एरिया। ठीक है, वो एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया, दैट्स व्हाई द प्रेशर इज डिक्रीज्ड।
ठीक है। तो इस कंडीशन में जो होगा वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, और जब कोई इंसान चल रहा है, कोई मैन जो है वो चल रहा है, उस कंडीशन में जो है वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6 इज why the depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down। ठीक है, जब कोई मैन जो है, कोई पर्सन जो है वो कुशन पे खड़ा है, उस कंडीशन में जो है उसका जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन कुशन इन कंपैरिजन ही इज लाइंग डाउन, वो सो रहा है तब। ठीक है। व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन द कुशन, यहाँ पे भी वही प्रेशर और एरिया का ही सिचुएशन है। जब कोई वो इंसान खड़ा होगा तो अपने दोनों पैर पे जो है वो पूरा प्रेशर अपने पूरे बॉडी के फोर्स को अप्लाई करेगा कुशन पे। उस कंडीशन में जो होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल डिक्रीज। ठीक है, कम एरिया में वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई उसका जो डिप्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। इन कंपैरिजन ही इज लाइंग, अगर वो सो रहा है तो वो पूरे बॉडी को मीन्स इट इंक्रीजेस द एरिया। ठीक है, जो पूरे बॉडी का वेट है वो जब वो सो रहा है तो एरिया जो है वो इंक्रीज किया। इफ एरिया इज इंक्रीजेस देन इट विल अप्लाई लेस प्रेशर ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और कुशन का जो डिप्रेशन होगा वो कम होगा जब वो सो रहा होगा, और जब वो खड़ा होगा तो उसका जो डिप्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स। ट्रैक्टर्स हम लोगों ने देखा है उसकी जो टायर होती है दैट इज ब्रॉड। ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स सो दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड द टायर डू नॉट सिंक इनटू द ग्राउंड कंपैरेटिवली सॉफ्टर। ठीक है, जब कोई फील्ड में ट्रैक्टर जाता है दैट इज सॉफ्टर, उसे हम लोग इरिगेट करके या फिर उसे प्लगिंग करके उसे हम लोग सॉफ्ट बना देते हैं। अगर ट्रैक्टर की टायर जो होगी वो ब्रॉड नहीं होगी बल्कि नैरो होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो टायर जो है वो सिंक कर जाएगी, वो मिट्टी में धंस जाएगी। ठीक है, तो ट्रैक्टर के टायर्स को हम लोग ब्रॉड रखते हैं ताकि वो मिट्टी में जब हम लोग खेत में उसे चलाएं तो वो मिट्टी में ना धंसे, वो सिंक ना करे ग्राउंड में। ठीक है, बिकॉज इफ वी इंक्रीज द एरिया देन प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई इट इज इजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड विथ फ्लैट शूज देन विथ हील्स। यहाँ भी प्रेशर का ही चक्कर है। ओके, इट इज इजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैट सैंडल्स को देखें तो इसमें जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड इंक्रीजेस। ठीक है, वो ज्यादा एरिया में कवर करेगा उस एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर गया देन प्रेशर विल डिक्रीज एंड वी कैन इजिली वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड विदाउट सिंकिंग। ठीक है, बट इन द केस ऑफ हील्स, ठीक है, यहाँ पे जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, स्मॉलर एरिया में हम लोग ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जब हम लोग सॉफ्ट सैंड पे चलेंगे विद हील्स देन इट विल सिंक इनटू द सैंड। ठीक है, वो सैंड में जो है वो नीचे धस जाएगी, जिसकी वजह से वी विल बी अनेबल टू वॉक ऑन द सैंड विद द हेल्प ऑफ हील्स इन कंपैरिजन विद सॉफ्ट फ्लैट शूज। ठीक है, फ्लैट शूज पे हम लोग बहुत आसानी से चल सकते हैं सैंड पे, क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है और हम लोग कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सैंड पे और हम लोग इजीली उससे चल लेंगे। बट इन द केस ऑफ हील्स वी विल बी अनेबल टू वॉक बिकॉज एरिया ऑफ कांटेक्ट decreases and we will sink into the sand. Why ships float? ठीक है, शिप जो है वो क्यों तैरती है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक निडल, अगर हम लोग फ्लोटेशन चेक करें तो एक निडल जो है वो भी आयरन की बनी होती है, शिप जो है वो भी आयरन का बना होता है। देन निडल जो है वो क्यों सिंक कर जाती है, डूब जाती है, एंड व्हाई शिप कंटिन्यू फ्लोटिंग। A ship is a hollow object made of iron and steel। ठीक है, अंदर से ये जो शिप होती है वो खोखली होती है, hollow object होती है। ठीक है, और it contain a lot of air in it and we know that air has very low density। air की जो density होती है बहुत बहुत कम होती है in comparison to other object or in comparison to water। Due to the presence of air in it, average density of the ship become less than the density of water। ठीक है,
जब अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो अगर कम हो, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी से, देन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू फ्लोट ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है यानी शिप जो है उसमें बहुत सारे एयर्स हैं, और एयर का जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड यानी वाटर से, जो हमारी लिक्विड है जिसको हम यूज कर रहे हैं फ्लोटेशन के लिए, वो उससे कम होती है। तो जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, देन द शिप विल कंटिन्यू टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर? ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को याद करेंगे। अगर पिछली वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द आई बटन, और यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द लास्ट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें हम लोगों ने देखा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज पार्शियली और completely in a liquid, then liquid displaces is equal to the weight of the object। ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बोट जो है वो जब हाफ इमर्ज करता है, ठीक है, पानी में, तो वो अपने वेट के हिसाब से जो है वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। दस द बोट कंटिन्यूज टू बी फ्लोटिंग ड्यू टू द अपथ्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे अपथ्रस्ट की वजह से है जो बोट जो है वो वाटर में फ्लोट करता है। इट फॉलोज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। If you have any doubts related to the video or any other topic you want to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can write me on my Gmail account which is given in the description box. Thank you very much for watching.